हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। शमशाद खान, नीरज बख्शी एंड कृतिका राठौड़, आप तीनों मेरे एक ऐसे लिसनर हैं जिनके कमेंट्स ने मुझे कभी भी हारने नहीं दिया। इस समय मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप तीनों के कमेंट्स ने मेरे अंदर एक हिम्मत बना के रखी है। आई एम सो हैप्पी फॉर, मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती उस चीज़ को, लेकिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ सिर्फ आप तीनों की कमेंट्स की वजह से। आपकी कमेंट्स जो भी होते हैं उसमें मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू कृतिका, थैंक यू नीरज बख्शी एंड थैंक यू सो मच शमशाद खान। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यू थ्री आर रॉकिंग, आई कैन बिलीव इट। आप तीनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच। चलिए कहानी को, सफ़र को शुरू करते हैं। अब आगे अद्विक डोर बंद कर जैसे ही आगे बढ़ा, यास्का ने घबराते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने डोर क्यों बंद किया और आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? अद्विक ने कोई जवाब नहीं दिया और यासिका के पास गया और उसके हाथों को पकड़ उसे बेड से उठा दिया और अपने सामने करते हुए कहा, क्या रिश्ता है आपका शौहर से? अद्विक के इस सवाल से यासिका ने अपनी आंखें छोटी कर अद्विक को देखते हुए कहा, आपसे मतलब? हमने पहले भी कहा है, आपका हमसे कोई भी सवाल करने का हक नहीं है। यासिका के ये कह जैसे ही जाने को हुई, अद्विक ने याशिका के हाथ की कलाई पकड़ उसे मरोड़ते हुए याशिका के बैग से लगा दिया। इस वक्त याशिका की बैग अद्विक के चेस्ट के बहुत करीब थी। याशिका ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए हमें। अद्विक ने गुस्से में कहा, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कौन हो तुम और तुम्हारा मेरी और रूह की ज़िंदगी में आने का क्या मकसद है? किसने भेजा है तुम्हें? शौहर ने भेजा है ना तुम्हें? अगर ऐसा हुआ तो मैं बता रहा हूँ मिस यासिका, तुम्हारी ये सांसें मौत की भीख मांगेंगी, लेकिन मैं तुम्हें मौत नसीब नहीं होने दूंगा। अद्विक की बात सुन यासिका ने पूरी ताकत लगा अद्विक को दूर झटका और खींच कर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, दोबारा मेरे करीब आने से पहले एक बार ज़रूर सोचना। अद्विक सिंह थापर, क्या कहा आपने? मैं यहाँ शौहर के कहने पर आई। आपको लगता है मेरा यहाँ आना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना सब शौहर का प्री प्लान है? इतना क्या? याशिका ने मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहा, आपको द बिजनेस लॉयन का टैग किसने दिया? जिसके पास दिमाग है ही नहीं, उसे बिजनेस लॉयन का खिताब देने वाला बेवकूफ़ कौन है? याशिका की बातों को सुन अद्विक ने याशिका की बाजुओं को कस के पकड़ा और कहा, आपकी इतनी हिम्मत कि आप हमें थप्पड़ मारेंगी? याशिका ने उसी तरह अद्विक की आंखों में देखते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? और हाँ, मैं शौहर को कैसे जानती हूँ इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ शौहर की वजह से आई हूँ तो मैं आपको बता दूँ, आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि जितना मैं शौहर सिंह ओबरॉय को जानती हूँ, वो जंगल का वो शेर है जो सामने से अपना शिकार करता है, ना कि पीठ पीछे। और हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। मेरा यहाँ रुकने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ रूहान है, वरना आपकी जैसे बदतमीज इंसान के साथ रहना भी कौन चाहेगा? ये कह याशिका जैसे ही आगे बढ़ी, अद्विक ने फिर कहा, अगर शौहर की वजह से यहाँ नहीं आई तो फिर आज आप शौहर सिंह ओबरॉय से क्यों मिली थी? याशिका ने जैसे ये सुना उसके कदम रुक गए। याशिका पीछे मुड़ी और कहा, आपने हम पर जासूसी की, हम पर नज़र रखी, हाउ डेयर यू। इससे पहले याशिका कुछ और कहती, अद्विक ने अपने हाथों से याशिका की कमर के पास इशारा करते हुए कहा, मैंने कोई जासूसी नहीं की। आपकी कमर पर बंधी ये जैकेट चीख चीख कर कह रही है कि आज आप शौहर सिंह ओबरॉय से मिली थी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल जैकेट नहीं है। शौहर सिंह ओबरॉय के हर एक कपड़े पर एक मार्क होता है जो उसके हर्ट के साइड में बना रहता है, जो उसका अपना ब्रांड है। तो बताइए, आप क्यों मिली थी शौहर सिंह ओबरॉय से? और उसकी जैकेट आपके पास क्या कर रही है? कब से जानते हैं आप एक दूसरे को? अद्विक एक और सवाल करता, इससे पहले याशिका ने कहा, मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। और एक चीज़, मैं किसी से भी मिलूं, आपको कोई मतलब नहीं है। याशिका जैसे ही आगे बढ़ी, अद्विक ने एक झटके में कहा, आप शौहर सिंह ओबरॉय से प्यार करती हैं ना? याशिका के कदम रुक गए, उसका दिल
थक से हो गया। अद्विक यासिका के सामने आया और कहा, बोलो ना, आप सौर सिंह ओबरॉय से प्यार करती हैं ना? क्योंकि आप उसे दर्द में नहीं देख सकती और आप उससे बदला भी लेना चाहती हैं। यासिका पलकें झुकाए खड़ी थी क्योंकि वह खुद भी नहीं जानती थी कि शौर के लिए उसके दिल में क्या है। यासिका जैसे ही आगे बढ़ी, अद्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कल मैं शौर को एक ऐसा शौक देने वाला हूँ जिसका दर्द वो कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और हाँ, ये मैं आपकी वजह से नहीं कर रहा, ये मेरा बदला है। यासिका के कुछ नहीं कहा और वहाँ अपना हाथ छुड़ा वहाँ से चली गई। बाथरूम। यासिका शावर के नीचे खड़ी भीग रही थी। उसके माइंड में बस अद्विक की बातें गूंज रही थी कि आप सौर सिंह ओबरॉय से प्यार करती हैं। यासिका ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। यासिका ने जल्दी से शावर लिया और बाहर आ गई। शौर विला के सामने खड़ा उस विला की नेम प्लेट चेंज कर रहा था। सभी लोग शौक थे क्योंकि शौर सिंह ओबरॉय लायला विला का वजूद मिटा उसे एक नया वजूद दे रहा था। शौर ने लायला विला को याशिका विला में बदल दिया और कॉरपोरेशन को याशिका रावत कॉरपोरेशन कर दिया। इस बदलाव से चारों तरफ एक तूफान था। मीडिया अपने ही सवालों से परेशान थी कि कौन है ये याशिका, लेकिन उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। शौर खुश था क्योंकि आज उसने अपने एक गलती को सही किया था। रूहान विला याशिका बेड पर रूहान को सुला रही थी। तभी अचानक से डोर खुला और अद्विक फ़ोन लिए हुए अंदर आया और फ़ोन को याशिका के सामने फेंकते हुए कहा, क्या है ये? कौन है आप? और सौर से आपका क्या रिश्ता है? याशिका ने जैसे ही फ़ोन में चल रही न्यूज़ को हेडलाइन देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। याशिका ने फ़ोन को साइड में रखा और बेड से उठी और अद्विक के सामने खड़े होते हुए कहा, जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ? मैं याशिका रावत, रावत खानदान राघव रावत की इकलौती बेटी। याशिका ने जैसे ही ये कहा, अद्विक ने शॉक होते हुए कहा, आप रावत एम्पायर की CEO याशिका रावत हैं? याशिका ने तीखी स्माइल की और कहा, हाँ। अद्विक ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, अगर आप याशिका रावत हैं तो इस दुनिया में आपकी कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? मैंने कितनी कोशिश की ये जानने की कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आपके बारे में एक वर्ड तक नहीं पता चला। याशिका ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मेरे वजूद को, मेरी पहचान को हमेशा के लिए किसी ने दफन कर दिया। किसी के बदले में मुझे इस दुनिया में गुमनाम कर दिया। एक बाप की शहजादी को किसी ने उजाड़ के रख दिया। ये कहते वक्त याशिका की आंखों में आंसू थे। अद्विक ने लंबी सांस ली और कहा, कौन है वो जिसने ये किया? कौन था जिसकी वजह से याशिका रावत ने अपनी पहचान खो दी? अद्विक की बात सुन याशिका ने फ़ोन को अद्विक के हाथों में रखते हुए कहा, वो शख्स आपके सामने है जिसने वजूद मिटाया था। आज वो फिर से मेरे वजूद को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे उजाड़ कर मुझे फिर से बसाने की कोशिश कर रहा है। अद्विक ने शौक होते हुए कहा, ये सब सौर सिंह ओबरॉय ने किया? याशिका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़ बालकनी के पास गई और बाहर देखते हुए कहा, 3 साल पहले उसके प्यार के साथ रेप हुआ था। उन्हें लगा कि हमने करवाया क्योंकि सौर सिंह ओबरॉय को लगता था कि हम उनसे प्यार करते हैं और उन्हें पाने के लिए हमने उनके प्यार को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनके साथ ये ज़बरदस्ती करवाई। उनका प्यार 3 साल से कम कोमा में था और इन 3 सालों में सौर सिंह ओबरॉय ने हमें मार दिया। हमारी ज़िंदगी को ऐसा बना दिया कि हमें अपने आप से घिन आने लगी। उनकी कैद में हमने अपना सब कुछ खो दिया। 3 साल बाद उनके प्यार को होश आया और सच सामने था जो मैं भी जानती थी। उस दिन सौर सिंह ओबरॉय को एहसास हुआ कि उसने एक मुस्कुराती लड़की को जिंदा लाश बना के रख दिया। मैं उस दिन उसकी कैद से आज़ाद हो गई। उसके बाद मैं आपसे मिली और अब सब कुछ आपके सामने है। याशिका की बातें सुन अद्विक की आंखें भरी हुई थी। अद्विक ने जल्दी से पलट गया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से निकल गया। शौर अपने रूम में मिरर के सामने खड़ा था और अपने दिल के पास लगे जख्मों को साफ कर रहा था। याशिका का प्यार उसके सिर चुट चुका था। शौर ने फहद को कॉल किया और कहा, कार रेडी कीजिए, हम बाहर जाना चाहते हैं। फहद ने सवालिया अंदाज में कहा, बॉस, बाहर बहुत ही तेज़ तूफ़ान आया है, इस वक्त बाहर जाना नॉट अ सेफ। शौर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर तूफ़ान है या सुनामी, मुझे मेरी छोटी बिल्ली को देखना है और मैं उसे देखने के लिए अभी जाऊंगा।
कुछ देर की खामोशी के बाद कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस, अद्विक पैलेस पर उसके राइवल कैसे जा सकते हैं? वहाँ बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। शॉन ने बहुत ही बेपरवाही से कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ टाइट सिक्योरिटी है या नहीं। कुछ और, मैं अपनी छोटी बिल्ली को देखना चाहता हूँ और मैं उसे देख कर रहूँगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर। बिना फहद का जवाब सुने शॉन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बाहर जोरों की आंधी और तूफान था और सौर उस तूफान में यासिका को मिलने के लिए निकल चुका था। रूहान विला। यासिका बाथरोब पहने हुए बालकनी पर खड़ी थी और बाहर हो रही बारिश को देख रही थी। जब जब बारिश हुई है उसकी ज़िंदगी में एक तूफान आया था। रूहान बेड पर सो रहा था लेकिन याशिका शावर ले चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बारिश की बूंदों में अपने आप को भिगो रही थी। बारिश की ठंडी बूंदें यासिका को बहुत ही सुकून दे रही थी। अचानक से विला का गेट तेज आवाज़ से टूट के दूर जा गिरा। उस आवाज़ से रूहान भी उठ गया और यासिका भी डर गई। उस गेट को तोड़ते हुए एक कार विला में एंटर हुई। इससे पहले यासिका कुछ देख पाती, रूहान के रोने की आवाज़ यासिका के कानों में गई। यासिका बालकनी से सीधे रूम में गई और रूहान को गोद में लेते हुए कहा, कुछ नहीं बेबी, सब ठीक है। यासिका के बालों से पानी टपक रहा था। यासिका ने जल्दी से अपने बालों का बन बना लिया और रूहान को गले लगाते हुए अपने हाथों को उसके सिर पर फेरने लगी। रूहान नींद में होने की वजह से जल्दी सो गया। तभी अचानक से रूम का डोर ओपन हुआ और अद्विक घबराया हुआ चीखते हुए आया, रू आप ठीक है? लेकिन सामने का नज़ारा देख उसकी आवाज़ आधी उसके गले में अटक गई। यासिका ने अद्विक को देखा तो अपनी उंगली से अपने होठों पर रख उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन अद्विक उसकी नज़रें तो यासिका पर थी। यासिका ने बाथरोब पहन रखा था जिसकी लेंथ उसके थाई तक थी और अभी शावर लेने और बारिश में भीगने की वजह से यासिका ऐसी लग रही थी जैसे कोई खिला हुआ गुलाब। पानी की बूंदें यासिका के फेस पर थी और उसके पंखुड़ी से गुलाबी होठों पर पानी की बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने गुलाब पर ओस की बूंदें। आज पहली बार अद्विक ने याशिका को इतने ध्यान से देखा था। यासिका का यूं इस तरह रूहान का ख्याल रखना अद्विक को बहुत ही सुकून दे रहा था। तभी अचानक से बाहर बहुत ही शोर हो रहा था। यासिका ने रूहान को बेड पर सुलाया और उसे चादर से कवर करते हुए बेड से उठी तो उसकी नज़र अद्विक पर गई जो उसे ही देख रहा था। यासिका ने अद्विक के सामने चुटकी बजाई और कहा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं हमें? अद्विक को अब जाकर होश आया। अद्विक ने नज़रें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, और जल्दी से वहाँ से निकल गया। अद्विक का ये बिहेवियर देख यासिका को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने अपने ख्यालों को झटका और बालकनी की तरफ बढ़ गई। यासिका जैसे ही बालकनी की तरफ गई, सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कार की बोनट से टेक लगाए हुए शौर अपने हाथों को फोल्ड किए हुए खड़ा था। यासिका शौक को बस शौर को देख रही थी। शौर अद्विक के बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। अद्विक के बॉडीगार्ड ने शौर के ऊपर गन पॉइंट कर रखी थी, लेकिन शौर के फेस पर एक सिकन नहीं थी। शौर ने चीखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, तुम्हारा जल्लाद तुमसे मिलने आया है, तुम्हें देखने आया है। ये क्या, जैसे ही शौर ने नज़रें उठाई उसे बालकनी में खड़ी याशिका नज़र आ गई। याशिका को देख उसके फेस पर एक जंग जीतने की मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। उस बारिश के तूफान में शौर पूरा भीग चुका था, लेकिन उसकी पलकें झुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी नज़र तो सिर्फ हमारी याशिका पर थी। गन पॉइंट पर खड़ा शौर याशिका को देखे जा रहा था। उसे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं थी, उसे तो बस याशिका को देखना था। याशिका को देखते ही शौर अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने हाथों को जोड़ लिया। आज बिजनेस वर्ल्ड का किंग किसी के आगे झुक गया था और अपने हाथों को जोड़ लिया। आज बिजनेस वर्ल्ड का किंग किसी के आगे झुक गया था। शौर आज अपने प्यार के लिए, उसे अपना बनाने के लिए आज उसके सामने झुक गया था। इससे पहले शौर कुछ और कहता, एक जोर का पंच शौर के मुंह पर पड़ा और शौर सीधा नीचे गिर गया। यासिका की चीख निकल गई। उसने अपने चीख को अपने गले में ही रोक दिया। शौर को पंच मारने वाला इंसान और कोई नहीं, अद्विक था। अद्विक ने शौर का कॉलर पकड़ उसे उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लेकिन शौर उसने तो कुछ नहीं कहा और यासिका को देखने लगा। अद्विक गुस्से से लाल हो रहा था। उस बारिश में दोनों भीग चुके थे। अद्विक ने शौर के जबड़े को पकड़ और उसे अपनी तरफ किया, लेकिन शौर ने अपने हाथों को अद्विक के जबड़े
से अपने हाथ जबड़े को छुड़ा लिया और याशिका को देखने लगा। याशिका के लिए उसका पागलपन, उसका जुनून परवान चढ़ रहा था। अद्विक गुस्से में पीछे हो गया और अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। इशारा मिलते ही उसके बॉडीगार्ड जल्दी से वहां से गए और थोड़ी ही देर में अपने हाथों में लोहे की रॉड लिए हुए वापस आए। शौर उन सब से बेखबर बस याशिका को देख रहा था। वो याशिका को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। तभी पीछे से अद्विक के एक आदमी ने कस के शौर के पैरों पर रॉड को मारा, जिससे शौर एक पल को हिला, लेकिन उसकी नज़रें बिल्कुल नहीं हिली। शौर का जिद और जुनून को देख अद्विक का खून खौल रहा था। अद्विक ने अपने हाथों से चुटकी बजाई और अपने आदमियों को लगातार हिट करने का इशारा किया। इशारा मिलते ही अद्विक के आदमी लगातार शौर के पैरों पर हिट कर रहे थे, लेकिन शौर वो तो अपनी मोहब्बत को देखने में मशरूफ़ था। याशिका शौर को इस तरह देख अंदर से तड़प रही थी। उसके दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन अपने एहसासों से भागने के लिए याशिका किसी पत्थर की तरह बालकनी में खड़ी थी, लेकिन बालकनी की रेलिंग पर उसकी पकड़ कसती चली जा रही थी। शौर की नज़रों को याशिका के ऊपर से हटने की नाकाम कोशिश में अद्विक हारता चला जा रहा था और अद्विक को अपनी हार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। अद्विक की आंखें लाल हो चुकी थी। अद्विक ने इविल स्माइल की, अपने आदमी को कुछ इशारा किया। इशारा मिलते ही उसके आदमी ने अपनी रॉड को पीछे खींचा और तेजी से शौर के सिर पर हिट किया। एक पल के लिए शौर भी झन्ना उठा, लेकिन उसकी जिद नहीं कम हुई। उसकी नजरें नहीं झुकी। शौर के हेड से खून टपकने लगा। बारिश का पानी और शौर के सिर से निकल रहे खून एक हो गए, लेकिन शौर को फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दूसरी बार जैसे ही वो आदमी हिट करने को हुआ, शौर ने अपने हाथों को उठा रॉड पकड़ लिया और उनके हाथों से खींच उस रॉड को फेंक दिया, लेकिन दूसरी तरफ से एक मोटा सा रॉड शौर के लेफ्ट हेड पर लगा और शौर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और शौर दूसरे ही पल जमीन में गिर गया। शौर के सिर से निकल रहे खून बारिश के पानी में मिल जमीन में किसी नदी की तरह बह रहे थे। शौर की इस हालत में देख याशिका अपने एहसासों को और नहीं रोक पाई और वो चीख उठी और भागते हुए बालकनी से रूम में आ गई। याशिका जैसे ही रूम का डोर ओपन करने को हुई, उसे एहसास हुआ कि रूम बाहर से लॉक है। याशिका को अब गुस्सा आ रहा था। याशिका ने चीखते हुए कहा, ओपन द डोर। अद्विक, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ आए और उन्हें इस तरह हर्ट करना नामर्दानगी होगी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। तभी एक सर्वेंट ने जैसे डोर ओपन किया, याशिका ने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसने बाथरोब पहन रखा है और वो उसी हालत में नीचे की तरफ भागी। शिवांश सोफे पर बैठा था और उसके भाई और उसके थाई पर माहिरा बैठी अपने हाथों को लगातार शिवांश के चेस्ट पर फेर रही थी और शिवांश के हाथ भी माहिरा के सीने को लगातार रब कर रहे थे। माहिरा शिवांश के इस बर्ताव से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। माहिरा ने अपने पैरों को शिवांश के कमर पर लपेटे हुए अपने सिर को शिवांश के गले में छिपाते हुए उसे किस करने लगी और किस करते हुए कहा, शिव, हमने सुना आप यहाँ किसी लड़की को खोजने आए थे जिससे आप प्यार करते थे। माहिरा की बातें सुनते ही शिवांश ने माहिरा के बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने सामने कर घूरने लगा। माहिरा डर से शिवांश को इस तरह देखने से डर से काँप गई, लेकिन दूसरे ही पल शिवांश के अपने एक हाथों को माहिरा के नेक के पीछे किया और माहिरा के नेक को पीछे से पकड़ा, उसे अपने एकदम करीब कर लिया। शिवांश की गर्म सांसें लगातार माहिरा के गले पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से माहिरा की बॉडी में खलचल हो रही थी। माहिरा को डर भी लग रहा था कहीं शिव उसे मार ना दे, लेकिन दूसरे ही पल शिवांश ने अपने होठों को माहिरा के कॉलर बोन पर रखा और माहिरा के कॉलर बोन पर शक करने लगा और एक झटके में उसने माहिरा के कॉलर बोन पर अपने दांतों को धंसा दिया, जिससे माहिरा की चीख निकल गई। माहिरा की चीख से शिवांश को जैसे सेटिस्फैक्शन हो गया। शिवांश और तेजी से उसके कॉलर बोन को बाइट करने लगा। माहिरा को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन माहिरा के अंदर शिवांश को रोकने की हिम्मत नहीं थी। शिवांश ने माहिरा के नेक को बाइट कर करके उसके पूरे नेक पर रेड मार्क दे दिए थे। कुछ देर बाद शिवांश माहिरा से दूर हुआ और माहिरा को देखते हुए कहा, जिस लड़की की तलाश में यहाँ आया था उसका नाम लूना था। ये नाम उसने मुझे बताया था। मैं नहीं जानता कि उसका असली नाम क्या है, वो कौन है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि उसकी आवाज़ बहुत ही अट्रैक्टिव है। लोगों को लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके प्यार के लिए उसे यहाँ मुंबई में तलाशने आया था। इतना क्या, शिवांश खामोश हो गया। शिवांश की खामोशी ने माहिरा के अंदर अनगिनत सवाल को पैदा कर रही थी। माहिरा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ तो
आप उससे प्यार नहीं करते? शिवांश किसी जालिम की तरह हंसते हुए कहा, अगर मैं उससे प्यार करता तो तुम इस वक्त मेरी बाहों में ना होती। मैंने उसे इसलिए अपने जाल में फंसाया ताकि उसकी आवाज़ को बेच सकूं। उसकी आवाज़ में एक जादू है। जब वो प्यार से बोलती थी तो मेरी सांसें एक पल को रुक सी जाती थी। मैंने उसी वक्त अपने आप से वादा किया था कि मैं उसे अपना बनाऊंगा और उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लूँगा। जब वो मेरी हो जाएगी तो मैं उससे जो कहता वो आंखें बंद करके करती, लेकिन वो अचानक से गायब सी हो गई। उसकी आवाज़ में मैं वो शोहरत हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मायरा ने विल स्माइल की और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े कमीने हो। शिवांश ने भी उसी लहजे में कहा, मैं कितना बड़ा कमीना हूँ वो सिर्फ एक इंसान जानता है और वो है सौर सिंह ओबरॉय। उसे अच्छे से पता है कि मैं क्या हूँ और यही वजह है कि मैं सौर को अपने रास्ते से हटा देना चाहता हूँ। इससे पहले माहिरा कुछ कहती तभी किसी के जूते की आवाज़ आई और माहिरा जल्दी से शिवांश से दूर हो सोफे पर बैठ गई और अपने बालों से अपने गले पर बने निशान को छुपाने लगी। आड़व जी आए और माहिरा को देख उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से। माहिरा तुरंत उठी और जल्दी से वहाँ से निकल गई। शिवांश ने अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहा, क्या हुआ दादू, आप परेशान क्यों हैं? आपके फेस पर ये सिकन कैसी? आड़व जी ने गुर्राते हुए कहा, आपने आज की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखी? शौर ने लायला कॉरपोरेशन को फिर से रावत कॉरपोरेशन कर दिया। शिवांश ने जैसे ही सुना उसने शौक होते हुए कहा, क्या? लेकिन क्यों दादू? और अचानक से शौर को ये फैसला क्यों किया? आड़व जी ने शिगार को जलाते हुए कहा, शौर की बीवी याशिका कोई और नहीं, रावत खानदान की इकलौती बेटी याशिका रावत है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब शौर ने उन्हें अपने हाथों से बर्बाद किया था तो फिर उसने उनकी बेटी से शादी क्यों की और उसकी पहचान मिटा क्यों दी थी, और फिर आज अचानक से पूरे मुंबई को एक बार फिर रावत एम्पायर जिंदा क्यों किया? सवाल बहुत है लेकिन इनके जवाब नहीं। तभी शिवांश ने कहा, दादू क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? अगर शौर ने उसके माँ बाप के एक्सीडेंट के केस को फिर से रीओपन किया तो हम और ब्रास कहीं के नहीं रहेंगे। शिवांश ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ओबरॉय नहीं है, लेकिन हम तो हैं ना दादू। तभी पीछे से ओम जी ने कहा, आप कब से मानने लगे शिवांश कि आप ओबरॉय हैं? जो हमेशा इस नाम से दूर भागता था, आज उसे ओबरॉय की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जिसे लगता था कि हमने एक नाचने वाली के गंदे खून है अपना बेटा माना है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सरनेम और शहर बदल डाले, आज उसे ओबरॉय ख़ानदान की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? बताइए ना शिवांश, आप तो अपने आप को ओबरॉय मानने को तैयार ही नहीं थे। ओम जी की बातें सुन आड़व जी ने कहा, ओम अपनी हद में रहिए। लेकिन आज ओम जी ने हिम्मत करते हुए कहा, आज नहीं डैड, आज आपकी वजह से मेरा शौहर नाजायज औलाद के टैग के साथ जी रहा है। मुझसे इतनी नफरत करता है कि मुझे अपना बाप मानने को तैयार नहीं। आज आपकी वजह से मैं अपने बेटे की नज़रों में एक ऐसा मर्द हूँ जो एक नाचने वाली के साथ सोया हुआ था। आड़व जी ने गरजते हुए कहा, ओम। ओम जी ने भी उसी लहजे में कहा, चिल्लाइए मत डैड, 30 साल से मैं ज़िंदगी को जी रहा हूँ जो मुझे मौत से बदतर लगती है। जब मेरा बेटा मेरे ही सामने मुझे एक ऐसी नज़र से देखता है जिसमें सिर्फ नफ़रत हो, मुझे कैसा लगता है ये कभी समझ नहीं पाएंगे आप। आपने अपने बड़े बेटे की खातिर अपने छोटे बेटे की बलि चढ़ा दी। मैंने इतने साल तक चुप था, लेकिन अब नहीं। जो सच है वो सबको पता होना चाहिए। सब ओम जी की बातों से शॉक थे। ओम जी ने आगे कहा, मेरा सौर नाजायज़ औलाद नहीं है, वो मेरा और मेरी पत्नी वीणा के प्यार की निशानी है। अगर कोई नाजायज़ है तो वो है शिवांश, बड़े भैया की अय्याशी का नतीजा शिवांश। इस सच से सबके होश उड़ गए। शिवांश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शिवांश ने शौक होते हुए कहा, ये आपने क्या कहा है डैड? मैं तो आपके और मॉम का बेटा हूँ। ओम जी ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम तो मेरा खून तक नहीं हो, तुम तो मेरे बड़े भाई अश्विन की नाजायज औलाद हो। शिवांश आड़व जी के पास गया और कहा, दादू डैड ये क्या कह रहे हैं? दादू कहिए ना डैड झूठ बोल रहे हैं, मैं नाजायज नहीं हो सकता। ओम जी ने चीखते हुए कहा, ये क्या कहेंगे? ये जो कुछ हो रहा है इन्होंने ही तो किया है। 30 साल पहले मैं और वीणा बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपके दादू को बड़े बेटे मेरे बड़े भाई अश्विन खुश नहीं थे, क्योंकि भाभी माँ कभी माँ नहीं बन सकती थी
और अपने पोते की चाहत में डैड इतने अंधे हो गए कि उन्होंने बड़े भाई के लिए एक नाचने वाली को कोठे से उठा के लाया और कहा कि ये नाचने वाली उनको उनका चिराग देगी। उस नाचने वाले और भाई के नाजायज़ रिश्ते को भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी जान अपने हाथों से ले लिया। वक्त बीतता गया और एक दिन पता चला कि वो नाचने वाली माँ बनने वाली हैं। उस दिन डैड बहुत खुश थे क्योंकि उनका बड़ा बेटा अश्विन बाप बनने वाला था और 2 ही दिन बाद ये भी पता चला कि वीणा भी माँ बनने वाली है। लेकिन डैड खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने बड़े बेटे से प्यार था। बस बड़े बेटे की खुशियाँ मायने रखती थी। वो वीणा और उस नाचने वाली जिसका नाम अरायना था, दोनों ने एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश था लेकिन मेरी खुशियाँ मेरे डैड को रास नहीं आई। उन्होंने मेरी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। मेरे बच्चे को उस नाचने वाली के नाजायज़ बच्चे से बदल दिया। मेरा बच्चा उनके गोद में डाल दिया और उनका बच्चा मेरे गोद में। जब मैं बोलने को हुआ तो उन्होंने मेरी वीणा को मुझसे दूर करने की धमकी दी और कहा कि अगर मैं चुप रहूँगा तो वो मुझे बड़े भैया की तरह ही प्यार देंगे। 2 साल बाद जब ये बात वीणा को पता चली तो वो मुझसे नफ़रत करने लगी और गुस्से में आकर उसने अपनी जान दे दी। वक्त बीतता गया, मेरा शौहर एक नाजायज़ बच्चे की तरह बड़ा हुआ। उसे किसी ने उससे कह दिया कि वो मेरे और एक नाचने वाली का गंदा खून है। तब से वो मुझसे नफ़रत करता है। उसे लगता है कि वो मेरे अयासी की निशानी है। और फिर मैंने उसे टूटने से बचाने के लिए सुचित्रा से शादी कर ली जो एक बच्चे की माँ थी। लेकिन शौहर ने ना उसे एक्सेप्ट किया और ना ही उसके साथ आए बच्चे को एक्सेप्ट किया। उसकी नफ़रत बढ़ती चली गई। अश्विन भाई भी मर गए। ये सच 3 साल से मैं अपने अंदर दफन किए बैठा हूँ। मेरा बेटा पूरी मीडिया के सामने जलील हो रहा है जबकि इस बेइज्जती पर किसी और का हक था। मैं बहुत चुप था, अब नहीं। और आप डैड, आपने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। हाँ, आपको अपने बड़े बेटे का नाजायज़ बेटा प्यारा है लेकिन मेरा शौहर नहीं। क्यों डैड? क्योंकि आपने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। ओम जी ने लंबी सांस ली और कहा, इस खानदान का, इस गद्दी का अगर कोई हकदार है तो वो मेरा बेटा है, सौर सिंह ओबरॉय, और कोई नहीं। सभी घर वाले इस सच से शौक थे क्योंकि जिसे अब तक वो नाजायज़ समझते थे असल मायने में वही ओबरॉय ख़ानदान का असली वारिस और खून था। इस सच ने सबको हिला के रख दिया था। आज शिवांश को एक ऐसा झटका लगा था जो उसे अंदर से झकझोर के रख दिया था। आज तक वो एक झूठी पहचान जीता आया था। झूठा नाम, झूठा सरनेम, सब कुछ झूठा था। सही मायने में आज तक वो झूठ का वजूद था। आज 30 साल पहले के सच ने शिवांश की ज़िंदगी को बदल। आज तक जिसे अपने खून ख़ानदान पर गुरूर था, आज उसे गुरूर उसके ही सामने मिट्टी में मिल गया। रूहान बिला यास्का जैसे ही भागते